गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनटच वर्ड। और हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स और ऑक्सीलेशन फिजिक्स जो है उसके एमसीक्यू की जो सीरीज थी उसको चालू कर रहे हैं। और पहले के हमने इसमें 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं चारों चैप्टर के। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो इस वीडियो के अंदर और हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, कुछ न्यूमेरिकल और इसकी समरी को ऐड किया है। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। और इस द्रव्यमान केंद्र में आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो देखो, यदि आपके पास कोई पिंड है और उसके पर बाह्य बल नहीं लग रहा, ये बोल रहा है बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपके पास पिंड होगा या द्रव्यमान केंद्र होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा। हमने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देने की कोशिश की है ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी आपस में इसको पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान केंद्र के लिए। अब देखो, इसमें हमने 4 क्वेश्चन को ऐड किया है कि द्रव्यमान केंद्र के लिए द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इस पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। देखो, द्रव्यमान केंद्र जो होता है उस पर सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसका मतलब ये कथ्य जो कथन है सत्य है। इसके सापेक्ष कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का योग भी शून्य होता है, ये कथन भी इसमें सत्य है। इसकी स्थिति निकाय के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। हाँ, क्योंकि द्रव्यमान का जो वितरण है उसी पे डिपेंड करता है। द्रव्यमान यदि आप एक साइड बढ़ाते हैं तो द्रव्यमान केंद्र भी उस साइड विस्थापित हो जाता है, तो द्रव्यमान की स्थिति भी इस पर डिपेंडेंट है। तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। इसके सापेक्ष आपको ऐसे पूछेगी द्रव्यमान केंद्र, तो इस स्थिति में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो वितरण है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं एक साथ, तीनों ही पूछे तो आपको इसमें द्रव्यमान केंद्र के बारे में या द्रव्यमान केंद्र टिक करना। और फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विकण तंत्र में 2 कणों के द्रव्यमान केंद्र की दूरियों का अनुपात उनके द्रव्यमानों के अनुपात के होता है। यानी कि द्रव्यमान केंद्र और दूरी का जो अनुपात होता है वो किस तरह रहता है, तो इसमें रहता है व्युत्क्रम अनुपात, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, कि आपके पास जो एम या सेंटर ऑफ जो मास की बात करें, सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल रहता है 1/r के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान वाले द्विकण का मतलब है 2 कण तंत्र का सममित द्रव्यमान कितना होगा। और ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा कि द्विकण तंत्र का जिसके समान द्रव्यमान हैं, ये द्रव्यमान आपको अलग अलग भी दे रखे हैं, तो सममित द्रव्यमान का वो वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास m1 m2 अपॉन में m1 प्लस और m2 होती है। यहाँ पर आप दोनों की वैल्यू m रखोगे तो ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा m² और नीचे कितना हो जाएगा 2m। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आंसर आएगा m/2। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। सममित द्रव्यमान पूछेगा, चाहे आपको समान द्रव्यमान दे, चाहे m1 m2 की अलग अलग वैल्यू दे, लेकिन द्रव्यमान केंद्र या सममित द्रव्यमान जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस प्रकार का निकाय होता है, या रॉकेट इज ए सिस्टम। तो रॉकेट के अंदर क्या रहता है, जब भी रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसका द्रव्यमान लगातार घटता रहता है। तो ये जो उदाहरण है ये परिवर्तनशील घटते हुए द्रव्यमान का एक निकाय या उदाहरण है, डिक्रीज मास। क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट जाता है उसका ईंधन धीरे धीरे खत्म होता जाता है, यानी कि उसका मास समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, गिर रहा है। यदि आपका उसका ग्राफ बनाओगे किसका, समय का और द्रव्यमान का, तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है आपको। अगला है, केपलर के प्रथम नियम से या प्रथम नियम के अपघृत क्या होते हैं। बाय केपलर फर्स्ट लॉ प्लैनेट्स के लिए क्या है। तो पहला नियम पूछा है कि पहला नियम यह कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के परितः हमेशा दीर्घ वर्ताकार पथ में घूमते हैं। देखो, इसमें वर्ताकार भी है और दीर्घ वर्ताकार भी, तो ये आंसर गलत है। और सही आंसर क्या है, सूर्य के परितः सभी ग्रह जो हैं वो दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मूव ऑन एलिप्टिकल पाथ अबाउट द सन ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अगला क्वेश्चन है, एक हल्की व भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। एक हल्की व भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा। इसमें बोला है कि उनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। गतिज ऊर्जा समान है तो जो संवेग है
या अपने पास देखो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है E इक्वल टू हमारे पास P स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। अब यदि E वैल्यू बराबर है, E वैल्यू बराबर है तो आपके पास जो P की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, m के। वैसे भी P बराबर mv होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी, हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। यदि आप इसको बराबर कर लेते हैं तो दूसरे पिंड के लिए जो संवेग होगा वो सीधे ही डायरेक्ट किस पर डिपेंड करने लग जाएगा, द्रव्यमान पर। यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यानी कि भारी पिंड का संवेग क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दो समरूप कणों की पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा हानि होती है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा कि 98-99% तक भी क्वेश्चन आ सकता है, 100% समझो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ होती है कि जब समरूप पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो ऊर्जा हानि, तो लोग ये सोचते हैं कि जब ऊर्जा हानि 100% होगी या पूरी तरह से प्रत्यास्थ टक्कर है तो 100% होगी, लेकिन इसका आंसर 100% नहीं होता। कभी भी अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि 100% नहीं हो पाएगी, और 100% की बजाय आपका आंसर कितना रहेगा, 50%। अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की जो हानि होती है वो 50% होती है, वो भी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें दो प्रकार के तंत्र होते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की बात हम इसमें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला निकाय में दो समान द्रव्यमान के प्रकीर्णन कोण का अधिकतम कोण कौन सा होगा। यानी कि आपके पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में दो समान द्रव्यमानों के प्रकीर्णन कोण में अधिकतम कोण कितना हो सकता है। यदि दो कोण प्रकीर्णित हो रहे हैं तो उनके बीच में अधिकतम जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो सकती है। वैसे आरपीएससी 2015 में आया हुआ है, जो पिछला क्वेश्चन था वो आरपीएससी 2013 में आया हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन भी आपके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर दागने को तैयार एक रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है तथा इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसका अधिकतम जो रेचन वेग है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ईंधन की खपत की न्यूनतम दर कितनी होनी चाहिए ताकि प्रमोचन, यानी कि उसको जब हम भेज रहे हैं तब उत्थापित मात्रा कितनी कर सकें, ये उत्थापित कर सकें। यानी कि किसी भी रॉकेट को जस्ट उठाने के लिए आपको कितना ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, या ईंधन की जो दर है वो आपको निकालनी है। ए रॉकेट सेट ऑफ वर्चुअल फायरिंग विंग 50 kg and contains 450 kg of fuel. It can have a maximum exhaust velocity of 5 km per second. What should be the minimum rate of fuel compositions to just lift to off the launching pad? यानी कि आपको रॉकेट को जस्ट उठाने के लिए कितने ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो रॉकेट के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे। तो जस्ट उठाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो आपके पास रहता है यहाँ पर कि dm/dt, ये आप इसमें यूज़ करेंगे, dm/dt इज इक्वल टू VR, ठीक है, और ये रहेगा dv/dt। अब देखो मैं वैल्यू बता देता हूँ किस किस की वैल्यू आपको दे रखी है। पहला दे रखा है रॉकेट दागने के लिए रॉकेट का वजन दे रखा है 50 kg, ये काम में नहीं आने वाला। इसमें 450 ईंधन की खपत है। इसका रेचक वेग जो है 5 किलोमीटर, तो आपकी इसकी VR की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर ईंधन, और आपको दे रखा है कि 50 किलोग्राम ये है, 450 किलोग्राम ये है, तो द्रव्यमान का अंतर दे रखा है, यानी कि इसमें DM की वैल्यू आपको दे रखी है। तो DM की वैल्यू हो जाएगी 400 किलोग्राम पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। और आपके पास बचा क्या, dv/dt, यानी कि आपको अधिकतम उत्थापित करने के लिए dv/dt की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, जो कि किलोग्राम पर सेकेंड में होगा। और इसकी जो वैल्यू है रखने के बाद वो आती है 0.98 किलोग्राम पर सेकेंड। तो आप इसमें फॉर्मूले में रख करके और ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है, v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की एक वस्तु समान द्रव्यमान की चाल से विपरीत दिशा में गतिशील एक अन्य वस्तु से टक्कर करके चिपक जाती है। चिपकने का मतलब है कि टक्कर अप्रत्यास्थ होगी। टक्कर के बाद संयुक्त रूप से उसका वेग कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा हमारे पास कि इसमें आप टक्कर का जो संवेग संरक्षण नियम है वो लगाओगे, टक्कर से पहले की कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग।
तो टक्कर के बाद यदि दोनों पिंड चिपक जाते हैं और वो यदि वो दोनों समान द्रव्यमान के हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि टक्कर के बाद चिपकने का मतलब है कि उनकी वेलोसिटी 0 हो गई है, एक दूसरे के विपरीत आ रहे थे। या फिर इसमें आप ऐसे लगा सकते हैं कि बोले कि एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, यानी कि एक की तो वैल्यू क्या रहेगी, mv1 माइनस m और v दूसरे का वेग भी समान होगा तो ये भी v1 रहेगी। और टक्कर के बाद ये चिपक जाते हैं तो ये रहेगा m1 प्लस m2, यानी दोनों चिपक गए और इसका जो अंतिम वेग है वो कितना रहेगा, v। अब देखो ये दोनों समान है इसलिए इधर 0 हो जाएगा, तो द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकते, इसलिए वेग की वैल्यू कितनी कर देंगे, 0। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप गेंदों को पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में गेंद विराम अवस्था में है। हम दो गेंदों की बात कर रहे हैं, एक बॉल रखी हुई है और एक बॉल को हम v वेग से गतिशील करवा के भेजते हैं उसके पास। टक्कर के पश्चात दोनों गेंदों का वेग अशून्य है, यानी कि टक्कर के बाद जो दोनों बॉल हैं उनका वेग 0 नहीं होगा, ये ऐसे बोला इसने। प्रयोगशाला निर्देश अंदर में अंतिम वेगों के मध्य कोण कितना हो सकता है, तो इसमें जो वैल्यू है अंतिम वेगों के मध्य जो कोण की वैल्यू है वो आपके पास आंसर रहेगा, इसमें ये आंसर है थीटा इक्वल टू आपके पास π/2। यदि दो बॉल समान हैं और टक्कर कर रही हैं तो उनका जो उनके मध्य जो कोण हो सकता है, अधिकतम जो कोण हो सकता है वो रहेगा हमारे पास π/2। ये ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा से पहले प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जितनी पॉसिबिलिटी होगी। और एक दिन हम जब परीक्षा होगी उससे जस्ट एक दिन पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो के माध्यम से या PDF के द्वारा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड बाय बाय।